ओके गाइस, तो लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी की। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या देखना, टाइम बहुत हो चुका है कि यू हैव ऑलरेडी नो, तुम जानते हो कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर। ठीक है, that can be you put to use. The fresh water is mainly obtained from the surface runoff groundwater that is continuously being renewed and recharged through the hydrocyclic activities. And all water moves within the biological cycle ensures that the water is a renewable resource. ठीक है, देखो हम ये तो जानते हैं कि 3/4 जो है अर्थ पे वाटर है, लेकिन जो है फ्रेश वाटर का पोर्शन जो है बहुत ही छोटा सा है ना, जो किसकी फॉर्म में, या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में जो हमें अवेलेबल है। ठीक है, सरफेस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, जो कंटिन्यूसली रिचार्ज होता रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। ठीक है, और वाटर जो मूव करता रहता है, इसलिए ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, इट्स इन ए कंटिन्यूस सर्कल है ना। यू माइट वंडर दैट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर, देन वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर 3/4 कवर्ड है वाटर और वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, फिर भी क्यों? देन हाउ? अगर 3/4 जो है, देखो 3/4 ऑफ द वाटर जो है वो प्लानट पे है, और ऊपर से वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, मतलब हम यूज़ करेंगे तो और हो जाएगा। तो फिर भी क्यों जो है बहुत से मुल्क में, बहुत से रीजन में जो है पूरा ग्लोब जो है वो सफ़र करता है वाटर स्कार्सिटी की वजह से। पानी की कमी क्यों है? वाई इज़ इट प्रेडिक्टेड दैट बाई 2025 2 बिलियन लोग जो हैं वो एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी में होंगे? क्यों ऐसा है? इंटरेस्टिंग है ना, सोचना चाहिए। इंसान के दिमाग की बत्ती जलती है ना कि ऐसा क्यों है, जबकि इतना सब कुछ है और फिर भी वाटर की कमी। तो कोई रीजंस होंगे ना, तो वो रीजंस हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके क्या क्या रिसोर्सेज है वाटर का, क्या यूजेज है, वो किस तरह से गंदा हो रहा है, उसको कैसे कंजर्व किया जाता है, क्यों वाटर स्कार्सिटी हो रही है, वो सारा एक डिटेल वाइज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी या नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर की कमी, पानी की कमी, और क्यों ज़रूरत है उसको कंजर्व करने के लिए और प्रॉपर मैनेजमेंट की। ठीक है, अब देखो, गिवन द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। पानी जितना है अर्थ पे और रिन्यूएबिलिटी भी है, ये हमारी सोच में भी नहीं आना चाहिए था कि पानी की कमी हो सकती है। द मोमेंट हम पानी की कमी के बारे में बात करते हैं, वी इमीडिएटली एसोसिएट, हम उससे जोड़ते हैं विद अ रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड थोज आर द ड्रॉट प्रोन्स। जैसे ही हम पानी की कमी की बात करते हैं ना, हमारे जहन में वो पिक्चर आती है उन एरियाज़ की जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ ड्रॉट्स होते हैं ना। और हम क्या विजुलाइज करते हैं? मैंने खुद अभी विजुलाइज किया, डेजर्ट्स जो है राजस्थान के, और वुमेन कैसे बैलेंस कर रही हैं मटका, है ना, अपने अर्थ पोर्ट अपने सर पे, और कलेक्ट करने के लिए पानी स्टोर कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं लंबा डिस्टेंस टू गेट वाटर। ट्रू, सही है। एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। देखो ना, एक वक्त और जगह जो है, पानी की कमी, ठीक है, पानी की कमी होती है ना। एबिलिटी ऑफ वाटर अलग अलग है, किसी जगह किसी वक्त पानी ज़्यादा होगा, किसी जगह किसी वक्त पानी कम होगा। ठीक है, जून जुलाई के महीने, मानसून के महीने में एक पर्टिकुलर एरिया पे पानी हो सकता है और दूसरी जगह वाटर का नहीं हो सकता। ठीक है, या सूखे के टाइम पानी, ठीक है, ऑटम सीजन में पानी, विंटर्स में, अलग अलग टाइम पे, टाइम स्पेस पे हम सोच सकते हैं ये क्यों है। ड्यू टू सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशंस भी है, मौसम और कितनी बारिश साल में होती है। वाटर स्कार्सिटी का इन मोस्ट केसेस किससे कम हुआ, पानी क्यों कम हुआ है? पापा, ओवर एक्सप्लोइटेशन, ज़्यादा यूज़ करने के लिए, एक्सेसिव यूज़ से, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। किसी के पास ज़्यादा एक्सेस है पानी का, तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। किसी के घर पानी का टैंकर लगे हुए हैं, तो किसी के घर नल भी नहीं है लगा हुआ। अनइक्वल यूज़ भी है, ठीक है, ओवर एक्सप्लोइटेशन भी है। ठीक है, तो वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू ओकर? कहाँ कहाँ पानी की कमी हो सकती है, ये हमने देखना। एज यू रीड, तुम देखते हो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, देखो ना, वाटर जो है एवापोरेट होता है, क्लाउड बनता है, रेन होती है, रिवर्स में आता है, फिर दोबारा से सेचुरेट होकर ओशंस में चला जाता है, फिर वाटर वहाँ से एवापोरेट होता है। ये है ना, विंड की जो एक्शन से पानी जो है एवापोरेट होता है, ये एक राउंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से कहते हैं। अब फ्रेश वाटर हम डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? बारिश से, या रन ऑफ वाटर है जो सरफेस रन ऑफ है ना रिवर्स में, ग्राउंड वाटर से। ठीक है, इज इट पॉसिबल दैट ए एरिया और ए रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्स बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी? क्या ये हो सकता है कि किसी रीजन में बहुत पानी होने के बाद भी वहाँ पानी की कमी हो? है
जैसे अब बहुत सारी सिटीज़ हमारी एग्जांपल हैं। वाटर स्कार्सिटी में बी द आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्स्टेंटली ग्रेट डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। वाटर जो है ना, वाटर स्कार्सिटी कहाँ हो सकती है? एक तो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो ज़्यादा डिमांड कर रही है वाटर। कहीं अनइक्वल भी हो सकता है, किसी के पास वाटर की एक्सेस है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास कोई कुआं है तो दूसरे को पानी भरने नहीं दे रहा एक एग्जांपल है। लार्ज पॉपुलेशंस मीन्स मोर लाइकली नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट ऑल्सो फॉर टू प्रोड्यूस मोर फूड। देखो ना, खाली खाने पीने के लिए नहीं, एग्रीकल्चर पर्पज में भी तो वाटर का यूज़ हो रहा है ना। हिंस to facilitate high food grain production, water resources are being exploited to expand the irrigating area and dry season agriculture। अब फूड डिमांड्स जो है हमारी, उनको हमने पूरा करने के लिए क्या किया है कि ड्राई सीजन में भी जो है हम एक्स्ट्रा जो है वाटर का यूज़ कर रहे हैं इरीगेशन में, ताकि क्रॉप उगा सकें, पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें। कितना बेहतरीन पॉइंट है ना। हम टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरीगेशन टू इंक्रीज प्रोड्यूस। बट हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन, दैट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड लेवल एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। हमने टेलीविजन में देखा है कि हर घर में जो है कुआं है, नल है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस कुएं और नल का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? इससे ग्राउंड वाटर जो है ओवर ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है ना। उसको ग्राउंड वाटर को निकाल कर हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड्स में डाल रहे हैं, ठीक है। ड्राई सीजन्स में हम क्रॉप्स उगा रहे हैं पानी डाल के, ठीक है ना, पेड़ उगा रहे हैं। तो इससे जो है क्या वाटर जो है वहाँ पे कम नहीं होगा, वाटर का जो टेबल है वो वहाँ नीचे नहीं जाएगा ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है देखी है ना, और बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो हैं अब वो कॉमन प्लेस बच गई हैं, जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, है ना। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव मैटर वर्सन बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। Industries, apart from being heavy user of water, requires power to run them. Much of the energy comes from hydropowers, and today in India, hydroelectric power contributes around 22% of the total electricity produced. Moreover, multiple urban centers with large and dense population and urban lifestyles have not only added to the water energy requirement but further aggravated the problem. If you look into the housing society and colonies in the society, you would find out most of these have their own groundwater pumping device to meet the water resource. Not surprising, we have found fragile water environment are being overexploited and have caused their depletion in the several cities. देखो, इंडिपेंडेंट के बाद जो है लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोइट हुई है ना, एक्सप्लोड हुई, और इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। अब इंडस्ट्रीज को चाहिए वाटर, लार्ज स्केल ऑफ वाटर, और इंडस्ट्रीज कुछ क्या चाहिए, पावर भी इंटर्न कहाँ से जनरेट हो रही है, वाटर से, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। इनफैक्ट 22% जो है इंडिया का जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो पावर से जनरेट होता है। तो एक्सेसिव यूज़ होने लग गया। अब जो कॉलोनीज बनी, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पंपिंग, जो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पंप्स लगाए हुए इंडिविजुअली हर घर में। पहले होता था प्रायर टू इंडिपेंडेंस के लोगों के एक नल होता था पूरे गांव में, आज हर घर में लोगों ने हैंड पंप्स लगाए। तो वाटर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा, अंडरग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ नहीं किया जाए इंडस्ट्रीज़ में, मतलब वो सैनिटाइजेशन इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल में, हर जगह एक्सेसिव यूज़ हो रहा है वाटर का। और जो वाटर बॉडी पड़ी हुई भी है वहाँ पर भी डिस्पोज जो है कचरा वचरा डाल के उसको ख़राब कर दिया जा रहा है कि नहीं। ये अलार्मिंग रेट पे नहीं हो रहा। सो वी हैव टू फोकस ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। क्वांटिटेटिव मतलब उसकी क्वांटिटी पे कितनी यूज़ हो रही है, क्वालिटी बहुत तो बाद में देखेंगे। नाउ लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल। चलो एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पानी बहुत है लोगों की नीड्स के लिए, लेकिन एरिया फिर भी सफ़र कर रहा है वाटर स्कार्सिटी से। पानी है लोगों की नीड पूरी करने के लिए। ये स्कार्सिटी हो सकती है बैड क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से, कि पानी का एक दरिया जा रहा है, समझ लो यमुना नदी पूरी बह रही है, फिर भी दिल्ली में वाटर स्कार्सिटी है, समझ लो क्यों? क्योंकि गंदा है पानी। Lately there has been growing concern that even if there is ample water to meet the needs of people, much of it may be polluted by domestic or industrial waste, chemical, pesticide, fertilizer use of agriculture, thus it making hazardous for human use. Lately हमें ये भी पता चला है कि पानी अगर है भी है लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, डोमेस्टिक लोगों के घरों की वेस्ट की वजह से, केमिकल और पेस्टिसाइड की वजह से वो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुका है, कोई रिवर, कोई लेक, और वो यूज़ के काबिल ही नहीं है ह्यूमन यूज़ के।
तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है कि पहले तो पानी है ही नहीं, जो है वो भी पल्यूट कर दिया गया हमने इस हद तक कि उसको यूज भी नहीं किया जा सकता, नॉट इवन फॉर प्लांटेशन और इरिगेशन के लिए भी। तो हमने ये रियलाइज किया, यू हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ आवर जो है वो कंजर्व और मैनेज करना पड़ेगा हमने वाटर रिसोर्स को। हमें पहले तो पानी को कंजर्व करना है, फिर उसको मैनेज भी करना है कि कितना कितना यूज करना है, एक्सेसिव यूज ना हो जाए, एक्सेसिव एग्रीकल्चर नहीं करना है, हमें अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज करनी पड़ेंगी। हमने अगर फूड सिक्योरिटी और हेल्थ को अपने को सेफ गार्ड करना है ना, तो ये डिग्रेडेशन और नेचुरल इकोसिस्टम को हमने प्रिवेंट करना पड़ेगा। हमने ओवर एक्सप्लोटेशन और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर को जो है उसे रोकना पड़ेगा, तभी हम एक इकोलॉजिकल क्राइसिस से बच सकते हैं और हमारी जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे इस वाटर स्कार्सिटी की वजह से। समझे कि नहीं समझे? अब समझते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? क्वेश्चन तो ये है ना, हम कैसे कंजर्व करें वाटर को और कैसे मैनेज करें फिर आगे उसको। ठीक है, आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताते हैं कि एंशिएंट टाइम से हम कंस्ट्रक्ट करते थे सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर्स जैसे डैम्स, स्टोन रबल्स, रिजर्वायर्स, लेक्स, एम्बार्कमेंट एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन। हम एंशिएंट इंडिया में जो है से हिस्टोरिकल और आर्कोलॉजिकल एविडेंस से यही पता चलता है, हमने बड़ी बड़ी डैम्स बनाई इरिगेशन पर्पजेज के लिए, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाए है ना, तो स्टोन से, पत्थर से रिजर्वायर बनाए, लेक्स बनाए, एम्बार्कमेंट बनाए रिवर्स के अराउंड है ना। नॉट सरप्राइजिंगली हमने ये ट्रेडिशन मॉडर्न इंडिया में भी कंटिन्यू किया और बहुत सारी रिवर बेसन्स में हमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए। ठीक है, समझो कैसे बनाए। अब डैम क्या है एंड हाउ कैन दिस हेल्प इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर? डैम कैसे हेल्प कर सकता है और मैनेज कर सकता है वाटर कंजर्वेशन को? देखो, डैम जो ट्रेडिशनली बिल्ड की जाती है रिवर्स के माउथ पे है ना, माउथ पे नहीं सॉरी, इन डीप इन माउंटेन रिवर्स है ना, जहाँ पे रिवर्स के पानी को रोक दिया जाता है ना, और रेन वाटर दैट कुड यूज लेटर टू इरीगेट द एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, लेकिन आजकल डैम्स इरिगेशन पर्पसेस के लिए नहीं सिर्फ बिल्ड की जा रही, वो बिजली जनरेट करने के लिए बिल्ड जा रही है। वाटर सप्लाई डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए है ना, पानी को इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज के लिए, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन है ना, इनलैंड नेविगेशन के लिए, फिशिंग, ब्रीडिंग के लिए। सो डैम इज रेफर टू एज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम एक मल्टीपर्पज है। सिर्फ डैम जो है इरिगेशन के लिए जैसे एंशिएंट इंडिया में यूज़ किए जाते थे वैसे तो नहीं है, आज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है कि नहीं? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है ना, फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ हो रहा है, फिशरी के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वेयर द मेनी यूज ऑफ इम्पाउंडेड वाटर, रोका हुआ पानी, इंटीग्रेटेड टू वन एनदर। फॉर एग्जाम्पल सतलुज ब्यास रिवर बेसन है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर और इरिगेशन। सिमिलरली हीराकुंड प्रोजेक्ट है, महानंदी बेसन इंटीग्रेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड फ्लड कंट्रोल के लिए। ठीक है ना, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंट विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट रिसोर्स अप्रोच। They have multiple purposes as well as the management of water is also done. अब ये थ्रू आउट एज ए व्हीकल दैट वुड लीड टू द नेशंस टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। यही ऐसे व्हीकल्स थे जो नेशन को डेवलपमेंट की तरफ ले गए। और हमने कवर किए जो हैंडीकैप, हमारे कॉलोनियल पास्ट ने जो हमें हैंडीकैप किया था। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि डैम जो है टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के। द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ, ये क्या करेगा? एग्रीकल्चर को डेवलप करेगा। वो क्या करेगा इन रिटर्न? विलेज इकोनॉमी को करेगा। वो विलेज इकोनॉमी जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ करेगी और अर्बन इकोनॉमी ग्रो होगी। तो दे हैव ए चेन रिएक्शन इम्पैक्ट होता है उनका एक दूसरे पे। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हुए, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं और लार्ज डैम ने जो है अंडर वो ग्रेट स्क्रूटनी आई है और अपोजिशन आया है बहुत सारे रीजन्स की वजह से। क्यों? देखो, अब इनके देखो, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर जो है, किसी भी रिवर को डैम करने से क्या होता है, नेचुरल फ्लो उसका जो है कम हो जाता है और पूरा सेडिमेंट फ्लो होता है। एक्सेसिव सेडिमेंट जो होता है बॉटम ऑफ द रिजर्वायर इकट्ठा हो जाता है और थोड़ा थोड़ा सेडिमेंट जो है रिवर से आगे फ्लो होता है। अब ये क्या रिजल्ट करता है? रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, पूर हैबिटेट ऑफ रिवर, एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, डैम ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एक्वेटिक फ्लोरा टू माइग्रेट। ठीक है,
तो रिवर फ्लोरा और फोना को जो है माइग्रेट करने से रोकता है, क्योंकि रोक लेता है। डैम जो एक रिवर आ रही है, समझ लो रिवर आ रही है, उसमें फोना फिशेज जो है ट्रैवल कर रही हैं, यहाँ पे आपने एक बड़ी डैम बना दी, ठीक है, ये बैरियर बड़े बना दी, तो सारे यहीं रुक गए, ठीक है। आगे बड़े बड़े पत्थर जाएंगे, छोटे छोटे पत्थर बस है ना, और कुछ रिवर्स है ना, तो फ्लोरा और फोना को रिस्ट्रिक्ट करता है, नेचुरल हैबिटेट को जो है डिस्टर्ब करता है कि नहीं। और रिवर जो है फ्लड प्लेन्स को सबमर्ज, जब ओवरफ्लो होता है, तो जब ये कहीं डैम से, तो जब पानी छोड़ा जाता है अचानक से, जब रिवर तो इतने से एरिया में रह गई थी, लेकिन जब पानी छोड़ा गया इतना एरिया, तो ये एरिया को सबमर्ज, यहाँ पे सबमर्जेंस होती है ना, तो देखो यहाँ पे सबमर्जेंस हो गई एरिया, बहुत सारे एरियाज। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और लार्ज डैम हैव बीन कॉजिंग मेनी, बहुत सारे न्यू मूवमेंट्स, लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, तेरी डैम आंदोलन है। रेजिस्टेंस इन दीज प्रोजेक्ट्स है प्राइमली ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, लोकल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि डैम्स के आगे वाले एरियाज भी खाली किए जाते हैं, और जहाँ डैम बनती है वहाँ पे भी, ठीक है। डैम से जो है कुछ एरियाज में जो है लैंडस्लाइड इश्यूज आते हैं, जैसे उत्तराखंड में आए, है ना। livelihood or then mirage access and control over resources for greater goods of nation. If the local people are not benefiting from such project, then who is benefiting? देखो, अगर इन चीज़ों से लोकल पीपल, वहाँ के हैबिटेट को ही नहीं फायदा हो रहा, तो फिर किसको हो रहा है? Perhaps the landowner and large farmer or industrialist of few urban centers take the cause of landless in the village, and does he really gain from such project? फायदा किनको हो रहा है? लार्ज फार्मर्स को, जो अर्बन एरिया में बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, है कि नहीं, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, देखो लोकल एरियाज आर सफरिंग, वो अपने घर उनका बेघर हो जाते हैं, जानवरों का नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है, और फ़ायदा किसको हो रहा है? कोई शहर में बैठा, उसको 24 आवर्स बिजली मिल रही है, उनको इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी मिल रहा है, फिशेज उनको प्रोसेस करके फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पीपल सम आर सफरिंग, इसको कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल, है ना। तो इरीगेशन ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मिंग शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब इरीगेशन भी चेंज कर रहा है क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। लोग वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं, जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सके, और इससे क्या हुआ? ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हुए। सैलिनेशन ऑफ सॉइल इंक्रीज हो गया अवर इरिगेशंस में। पंजाब और हरियाणा के एरियाज़ में ये वन ऑफ द मॉडर्न डे प्रॉब्लम है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे एक्सेसिव इरिगेशन हुई थी, है ना, उसकी वजह से आज जो है वहाँ की मिट्टी जो है सैलाइन हो गई है। और सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म सोशल लैंडस्केप्स को भी ट्रांसफॉर्म किया, जैसे गैप जो है, सोशल गैप, रिच और लैंड ऑनर और लैंडलेस पुअर्स के बीच में इंक्रीज हुआ है। क्योंकि सर जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटी है वही तो उगाएगा अपने खेत में, जिसके पास पानी का एक्सेस नहीं है वो नहीं उगाएगा, वो अपना छोटा सा 1 एकड़ का ज़मीन इसको बड़े को बेच देगा। ये इंक्रीज हो रहा है, ये दिन ब दिन गरीब हो रहा है, ये एक लैंडलेस लेबर बन के रह गया इसकी फील्ड में, हुआ है कि नहीं? देखो, नेचुरल रिसोर्स का भी अगर प्रॉपर एक्सेस सबको नहीं मिल रहा, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स का तो आप छोड़ दीजिए ना। तो रिच आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर, और गरीब जो है दिन ब दिन पूरर हो रहा है। तो एज वी कैन सी द डैम डिड क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्स। जैसे गुजरात है, साबरमती बेसन जो फार्मर्स हैं वो उन्होंने हड़ताल की, क्यों? ऑल कॉज्ड राइट ओवर द हाई प्रायोरिटी गिवन टू द वाटर सप्लाइड इन अर्बन एरियाज। देखो, साबरमती रिवर के अराउंड जो गरीब लोग रह रहे हैं उनका पानी जो है अर्बन सेंटर्स में जो है शहरों में दिया जा रहा है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है आजकल कॉमन हो रहे हैं, जो वाटर शेयरिंग जो है मल्टी प्रोजेक्ट्स के जो पानी है उसका वाटर शेयरिंग के लिए। देखो, पहले तो एक, चलो समझ लो यहाँ पंजाब है, ये हरियाणा है, एग्जाम्पल लो, और ये जो है राजस्थान। पहले जो रिवर बहता था वो यहाँ से यहाँ ये सारी स्टेट्स में बह रहा है, तो सभी यूज़ कर रहे हैं। अब पंजाब ने यहाँ अगर देखो, पंजाब ने अगर यहाँ पे डैम बना लिया है, पानी यहीं पे रोक लिया है, और थोड़ा सा पानी हरियाणा तक जा रहा है, राजस्थान तक पहुँच भी नहीं रहा, और ये अपना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इनएक्सेसिबिलिटी हो गई नहीं। तो इक्वल शेयरिंग हुआ यहाँ पे स्टेट्स का? नहीं होना। तो इन प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या होता है, स्टेट्स में एक दूसरे में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है, उससे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर फाइबर्स पे जो है बहुत गहरा असर पड़ रहा है, ठीक है। ये कुछ रिवर्स हैं, और वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ ख़त्म होती है, कुछ ये प्रोजेक्ट हैं, जैसे सरदार सरोवर है, हीरकुंड है, ठीक है, ये देखो गांधी सागर, राणा प्रताप सिंह, ये हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो,
मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन इन प्रोजेक्ट का अरोज ड्यू टू द फेलियर टू अचीव द पर्पसेस फॉर विच दे आर बिल्ट। इन पे ये भी सवाल उठते हैं कि जिस पर्पस के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे वो उन्हें ही नहीं फिल कर रहे। आयरनिकली जो डैम कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, वो और फ्लड ट्रिगर कर रहे हैं जो सेडिमेंट्स रिजर्वायर में जब इकट्ठे हो जाते हैं। और बिग डैम्स जो है वो अनसक्सेसफुल है फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए जब एक्सेसिव बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, अब देखो फ्लड, एक एग्जांपल देता हूँ। ड्यू टू हैवी रेनफॉल एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र और गुजरात इन 2006। फ्लड हैड नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। सिर्फ जान माल की नहीं बल्कि सॉइल भी एक्सटेंसिवली डैमेज हुआ है। तो अब ये चीज़ें इनके कॉजेज हैं, जो इनके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन मल्टीपर्पज़ अब प्रोजेक्ट्स जो है ना इंड्यूस अर्थक्वेक भी करते हैं, कॉज्ड वाटर बोर्न डिजीज भी, पेस्ट्स, पोल्यूशन रिजल्टेंट फ्रॉम एक्सेस यूज ऑफ वाटर से। दीज आर सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स। देर आर ऑफ कोर्स मेजर बेनिफिट बट देर आर वर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग कैसे? क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है ना, क्रॉप को आप बोते हो, फिर लास्ट में उससे जो है आप आउटकम लेते हो। रेन, बारिश होती है, उसको भी हार्वेस्ट कैसे किया जाता है एक फसल की तरह। मैनी थॉट दैट गिवन डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज ए वायबल अल्टरनेटिव बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली, environmentally and in ancient India along with the sophisticated hydroelectric structure there exist extraordinary traditional water harvesting system। देखो दिन ब दिन जो है सवाल उठ रहे हैं जो है बड़े बड़े हाइड्रो और मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स पे, तो उसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखो ये एक छत है, छत के ऊपर पानी गिरा, यहाँ से इन्होंने पानी जो है ये लगा के सीधा ग्राउंड में जो है रिचार्ज कर दिया, यहाँ से है एक टैंक बना है और वहाँ से हेड पंप की मदद से पानी निकाल रहे हैं। ये एक वाटर हार्वेस्टिंग का रिचार्ज कर रहे हैं हैंड पंप को। वाटर हार्वेस्टिंग का एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। एंशिएंट इंडिया में इसका यूज़ होता था वाटर हार्वेस्टिंग का। पीपल जो है जिनके पास डीप नॉलेज है वाटर की, रेनफॉल रेजीम की और सॉइल टाइप की, डेवलप करते हैं वाइड रेंज टेक्नोलॉजी वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। जैसे ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है और फ्लड वाटर है, जो इसको कीप किया जाता है लोकल जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं और वाटर की नीड को। जैसे पहाड़ी एरियाज़ और माउंटेन एरियाज़ हैं जो है ना, उन्होंने बिल्ड किया डाइवर्जन चैनल्स, गल्स और कुल्स और वाटर वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, कॉमन प्रैक्टिस है स्टोर करने के लिए अपने ड्रिंकिंग वाटर्स को, है ना। जैसे ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बंगाल में पीपल ने इंड्यूनेशन चैनल डेवलप किए हैं इरीगेट करने के लिए फील्ड्स को। एरिड और सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। देखो ये देखो कैसे कैसे किया गया है। इस तरीके से वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, और उसको रिचार्ज किया जा रहा है ग्राउंड वाटर को भी, ठीक है। लोगों ने बड़े बड़े लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जब पानी उसमें गड्ढा हो जाता है, देखो एक क्या कर दिया गया, एक बड़ा खड्डा खोद दिया गया ना, तो जब बारिश हो रही है तो इसमें पानी इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है, और इससे अपनी इरीगेशन की जा रही है। तो इस तरह से पानी के जो है वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। लोगों ने ट्यूबवेल खोद के रखे हैं, वहाँ पे पानी भर दिया जा रहा है पूरा, ठीक है। अपने घर की छतों से पानी जो है टंकियाँ लगाई हुई हैं, प्लास्टिक टंकी लगा दी, उसमें भर के पानी रखा हुआ है और वहाँ से एक पाइप लगा के अपना जो है डोमेस्टिक यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है, डिफरेंट टाइप्स टैंक्स यूज़ किए गए हैं। देखो रेन वाटर और पानी का बहुत ज़्यादा यूज़, इस तरीके से पानी का यूज़ किया। ये देखो बेम्बू की मदद से, देखो बेम्बू काट के लगाए गए हैं बहुत सारी एरियाज़ में, है ना। बेम्बू ड्रिप इरिगेशन की जा रही है, ठीक है, इससे पानी की कम सीपिंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ हमने देखा कि जैसे कैसे मल्टी पावर प्रोजेक्ट से कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है पानी का, किस तरह से वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है अपने जो है डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। फिर हमने देखा कि पानी होते हुए भी कैसे पानी की स्कार्सिटी होती है, ठीक है। कहीं पे जो है एक्सेसिव वाटर है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों वाटर इज़ इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं बड़ी क्लियरली और बड़ी अंडरस्टैंडिंगली। आप अगर इसको एक आध दो बार देखोगे क्लियरली तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक दो बार आप फिर से एक बार एटलीस्ट एनसीईआरटी को पूरी तरीके से पढ़ो, फिर वीडियो को देखो, या पहले देखो और फिर उसको पढ़ो, ठीक है। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो।
आप जो है एक बार एनसीईआरटी की इस चैप्टर को पढ़ोगे खुद से, ठीक है, सिंपल रीडिंग करो लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, फिर इस वीडियो को देखो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो कि कैसे। इट इज़, मैं सिर्फ एक मेयर समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई ये नहीं है कि भाई घोल के पिला दूंगा, नहीं नहीं नहीं, इट्स जस्ट ए समरी ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग, ओके। मैं लाइन टू लाइन इसलिए आपको पढ़ के जो है आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सम पीपल जिनकी शायद इंग्लिश जो है इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो उनको ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा उनको जो है इंग्लिश में जो है उसको मीनिंग एक एक वर्ड का जो है बताने की कोशिश करता हूँ, ओके।